हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बी सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है बैंक। मतलब आज हम बैंक में बताएंगे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ बैंक, मतलब बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें सुनिए, सबसे पहले बैंक शब्द की उत्पत्ति यानी कि डेरिवेशन कब हुई थी। बैंक शब्द का प्रयोग सन 1171 में सर्वप्रथम इटली में उस समय हुआ जब बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। प्रचलित किंवदंती के अनुसार इसी वर्ष वेनिस राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से संघर्ष हो जाने के कारण घोर आर्थिक संकट में फंस गया। आर्थिक साधन जुटाने हेतु जब परिषद के सम्मुख अन्य कोई उपाय शेष नहीं रह गया तो उसने राज्य के प्रत्येक नागरिक से अपनी संपत्ति का 1% ऋण अनिवार्य रूप से राज्य को देने का प्रस्ताव किया और इस ऋण पर 4% ब्याज देने की भी घोषणा की। इस प्रस्ताव से परिषद के कोष में बहुत बड़ी मात्रा में धन एकत्रित हो गया। एकत्रित धन की इस बहुत बड़ी मात्रा को इटालियन भाषा में मोंटे कहकर पुकारा गया। मोंटे शब्द का अर्थ हिंदी में पहाड़ होता है। जिस समय उपयुक्त घटना घटित हुई, इटली का बहुत बड़ा भाग जर्मनी के आधिपत्य में था, अतः मोंटे का जर्मन पर्यायवाची शब्द बैंक का प्रयोग किया गया। धीरे धीरे इटली के निवासी से इटालियन भाषा में बैंको, फ्रांसीसी बैंके और अंग्रेज बैंक BAN के बैंक कहकर संबोधित करने लगे। कुछ विद्वानों का मत है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुई है, जिसका प्राचीन इटावली में अर्थ बेंच होता है। रोम के महाजन बेंचों पर बैठकर द्रव्य आदि जनता को देते थे। विदेशी व्यापारियों की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की मुद्राओं का पारस्परिक परिवर्तन करते थे। प्रत्येक व्यापारी की अलग अलग बेंच होती थी और उनमें से यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य में असफल अथवा दिवालिया हो जाता था तो उसकी बेंच तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी जाती थी। वस्तुतः बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि यूरोप के मध्यकालीन बैंकिंग व्यवसाय से बैंक शब्द की उत्पत्ति संबंधित है। आती है साधारण बोलचाल की भाषा में बैंक का अर्थ उस संस्था से लगाया जाता है जो जनता के धन जमा करने पर प्राप्त करते हैं तथा ऋण के रूप में अथवा जमाकर्ताओं के मांगने पर भुगतान करते हैं। संक्षेप में द्रव्य या मुद्रा लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक कहलाती है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं आती हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू DHL Hart, a banker is one who in the ordinary course of his business honors checks drawn upon him by persons from whom he receives money on current account। मतलब डॉक्टर HL हार्ट के अनुसार बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत मुद्रा प्राप्त करता है और जिसे वह उन व्यक्तियों के बैंकों का भुगतान करके चुकाता है जिन्होंने या जिनके खाते में यह रुपया जमा किया जाता है। दूसरी है अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी। इसमें सुनिए, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच ट्रेड्स इन मनी establishment for the deposit, custody and issue of money, as also for making loans and discounts and facultating the transmission of remittance from one place to another। यानी कि वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक प्रतिष्ठान जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। आगे सुनिए, उपरोक्त परिभाषाओं का निष्कर्ष है। उपरोक्त परिभाषाओं की सभी परिभाषाओं के अध्ययन से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बैंक को चालू खाते या मुद्दती खाते में जमा लेनी चाहिए। यह जमा जनता से उपलब्ध होनी चाहिए। जमा या निक्षेप से प्राप्त राशि का उपयोग ऋण देने या विनियोग के लिए करना चाहिए। जमा के रूप में प्राप्त धन का भुगतान साख पत्रों की सहायता से या अन्य उपायों से हो सकता है। बैंक सामान्य उपयोगिता की सेवाएं या एजेंसी सेवाएं भी कर सकते हैं। बैंक का निश्चित स्थान होना चाहिए जहां पर वे अपना व्यवसाय करते हैं।
बैंक के नाम के साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग होना चाहिए। बैंक की उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्क के दृष्टिकोण से भी अधिकांश परिभाषाएं दोषपूर्ण हैं। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि बैंक की कोई ऐसी परिभाषा दी जाए जिससे उसे सरलता के साथ पहचाना जा सके और साथ ही उसकी प्रमुख विशेषताएं भी स्पष्ट हो जाएं। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंक की एक उपयुक्त परिभाषा दी जा सकती है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है। मतलब बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी एंड क्रेडिट। आगे सुनिए। अब आते हैं टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, मतलब बैंकों के प्रकार या वर्गीकरण। इसमें सुनेंगे। आधुनिक युग विशिष्टीकरण का युग है और बैंकिंग व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों जैसे व्यापारी, उद्योगपति, कृषक, सहकारी समितियां व जन सामान्य की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज भिन्न भिन्न प्रकार के बैंक पाए जाते हैं। इनकी भिन्नता का एक आधार ऋणों की प्रकृति, आकार तथा उसकी अवधि भी रहा है। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को मुख्यतः निम्न भागों में विभक्त किया गया है। नंबर फर्स्ट है जनरल क्लासिफिकेशन, यानी कि सामान्य वर्गीकरण। इसमें नंबर ए है कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि व्यापारिक बैंक। सुनिए। व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो कि लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ये साधारण जनता से जमा स्वीकार करते हैं, गृहस्थों, फर्मों को तथा सरकार को ऋण प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंकों को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक, यानी कि अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक ने अपनी द्वितीय अनुसूची यानी कि सेकंड शेड्यूल में सम्मिलित कर रखा है। रिजर्व बैंक इस अनुसूची में केवल उन्हीं बैंकों को सम्मिलित करता है जो निम्न शर्तें पूरी करता हों। उनकी पेड अप कैपिटल व संचित कोष मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर होने चाहिए। उनको अपनी मांग देयताओं यानी कि डिमांड लायबिलिटीज़ एवं काल देयताओं टाइम लायबिलिटीज़ का निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है। इन्हें प्रति सप्ताह अपना स्थिति विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। इन बैंकों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो जमादाताओं के हितों में ना हो। जो बैंक अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में आ जाते हैं उन पर रिजर्व बैंक का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाता है और रिजर्व बैंक उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। ये सुविधाएं हैं बिलों को पुनः भुनाना, प्रत्यक्ष ऋण देना, धन स्थानांतरण संबंधी सस्ती सुविधाएं प्रदान करना, समाशोधन गृह की सुविधा देना आदि। फिर आता है गैर अनुसूचित बैंक यानी कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक। जिन बैंकों का नाम रिजर्व बैंक अपनी दूसरी अनुसूची में दर्ज नहीं करता उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। अब नंबर बी आता है इंडस्ट्रियल बैंक, मतलब औद्योगिक बैंक। इसके बारे में सुनेंगे। ये बैंक औद्योगिक उपकरणों के निर्माणों, कार्यों तथा विस्तार, बड़े बड़े उपकरणों तथा मशीनों की खरीद तथा नवीनीकरण आदि के लिए बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं, जबकि व्यापारिक बैंक उनकी ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं। औद्योगिक बैंकों का अभिप्राय उन बैंकों से है जो औद्योगिक उपकरणों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था में सहयोग देते हैं। उनकी विशेषता उद्योगों का दीर्घकालीन अर्थ प्रबंधन करना होता है। ये बैंक अल्पकालीन ऋण नहीं देते हैं। नेक्स्ट है नंबर सी फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, मतलब विदेशी विनिमय बैंक। इसमें सुनेंगे। यह एक ऐसी संस्था या एजेंसी है जो विभिन्न देशों की करेंसियों का पारस्परिक रूप से विनिमय संभव कराती है। उसे ही विदेशी विनिमय बैंक के नाम से जाना जाता है। विदेशी विनिमय बैंक उस बैंक को कहा जाता है जो विदेशी व्यापार को सहायता पहुंचाता है और एक या विभिन्न देशों में फैली हुई अपनी शाखाओं के द्वारा विभिन्न देशों के पारस्परिक लेन देन का भुगतान करता है। अब नंबर डी है एग्रीकल्चर बैंक, यानी कि कृषि बैंक। इसमें सुनेंगे। कृषि कार्यों में वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि बैंकों की स्थापना की जाती है। किसानों को बीज खरीदने, खाद लेने या लगान देने के लिए 6 मास से लेकर 1 वर्ष तक, मतलब 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक के ऋण की आवश्यकता होती है। इसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं। ऐसे ऋणों की अवधि 3 साल तक की होती है और किसानों को औजार व बैल
खरीदने के लिए इस प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है, मतलब मध्यावधि ऋण की। फिर दीर्घावधि ऋण में भूमि खरीदने या भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए किसानों को दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है नंबर ई, कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब सहकारी बैंक। ये सहकारिता के सिद्धांत अथवा परस्पर सहायता देने के सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। अतः जब कुछ व्यक्ति सामूहिक रूप से ऋण संबंधी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो उसे सहकारी बैंक कहा जाता है। ये कृषि उद्योग को अल्पकालीन और मध्यकालीन अवधि के ऋण प्रदान करते हैं। भारत में सहकारी बैंकों के विकास पर इस समय बहुत जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है नंबर एफ, लैंड डेवलपमेंट मॉर्गेज बैंक्स, मतलब भूमि विकास बंधक बैंक। भूमि विकास बैंक से आशय उन बैंकों से है जो कृषि भूमि बंधक रखकर भूमि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान भी भूमि कृषक के पास ही रहती है और उस पर खेती भी करता है। केवल भू स्वामित्व संबंधी अधिकार बैंक को तब तक के लिए हस्तांतरित हो जाता है जब तक कि ऋणों का ब्याज सहित भुगतान नहीं कर दिया जाता। इन बैंकों का संगठन प्रायः 2 स्तर का होता है, प्राथमिक भूमि विकास बंधक बैंक और केंद्रीय भूमि विकास यानी कि बंधक बैंक। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नंबर जी, सेविंग बैंक्स यानी कि बचत बैंक। यह बैंक कम आय वाले व्यक्तियों में बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटी छोटी रकमें निक्षेप यानी डिपॉजिट के रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। जैसे भारत में डाकघर बचत बैंक, अमेरिका में ट्रस्टी सेविंग बैंक आदि। इन बैंकों का उद्देश्य अल्प बचतों को प्रोत्साहन देना है। अब आता है नेक्स्ट नंबर एच, सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक। यह देश का सबसे प्रमुख बैंक होता है। यह देश के अन्य बैंकों का बैंकर, सरकार का एजेंट, मुद्रा एवं साख का चलन एवं नियंत्रण कर देश की मुद्रा का आंतरिक और बाह्य मूल्य स्तर बनाए रखने का प्रयत्न करता है। देश की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित एवं संगठित रूप से चलाने की जिम्मेदारी इसी बैंक पर होती है। भारत में इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है नंबर 9, नंबर एच, मतलब इंटरनेशनल बैंक्स, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। विभिन्न देशों के मध्य व्यापार और विनिमय की वित्तीय समस्याओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की आवश्यकता समझी जाती है। यदि इन समस्याओं को हल न किया जाए तो संबंधित देश व्यापार और विदेशी पूंजी का आयात निर्यात पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10, अदर बैंक्स यानी कि अन्य बैंक। उपयुक्त बैंकों के अतिरिक्त विदेशों में विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए कुछ अन्य प्रकार के बैंक भी होते हैं। जैसे अमेरिका में विनियोग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, मजदूर बैंक, इंग्लैंड के मर्चेंट बैंक, कटौती गृह आदि। ठीक है, देखिए नंबर 2 आता है इंडियन क्लासिफिकेशन यानी कि भारतीय वर्गीकरण। इसमें सुन लीजिए, नंबर ए है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारतीय बैंक प्रणाली के संतुलित विकास तथा विस्तार के साथ साथ उन पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। नंबर बी है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाला एक विशिष्ट बैंक है जो कि 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके देश में एकीकृत ग्रामीण साख व्यवस्था एवं सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के लिए निर्मित किया गया था। नंबर सी है IFCI यानी कि औद्योगिक बैंक। भारत में औद्योगिक वित्त व्यवस्था हेतु स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात ही प्रयत्न किए गए और 1948 में सर्वप्रथम औद्योगिक बैंक के रूप में औद्योगिक वित्त निगम IFC की स्थापना हुई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।